डस्टबिन खूप आहे, तर त्याचा चेहरा जरा कसा न कसा झाला. तो बोला कांदिवली पूर्व विधानसभा में कंपटीशन बहुत है. मतलब हाँ बिल्कुल बहुत है. तो बोले क्या कैसा, ये कब हुआ, कंपटीशन कैसा है. मतलब कंपटीशन ये है, कांदिवली पूर्व विधानसभा के 8 वार्ड में कंपटीशन बीजेपी के अंदर है कि कौन सा वार्ड ज्यादा वोट से चुन के आए. इतना ही कंपटीशन पूरे कांदिवली पूर्व विधानसभा में है. बाकी तुमको लगता है वैसा कंपटीशन कुछ नहीं है. और इसके लिए सामने वाले कौन है मेरे को भी पता नहीं है, उनको भी शायद पता नहीं होगा कि वो चुनाव में खड़े हैं. लेकिन अपन ने काम ही इतना किया है गत 11 बरस में. लेकिन चुनाव के आखिरी दिन तक हम सभी को रुकने लोकसभा में ठीक है, लेकिन नगर सेवक का मतलब ये होता है कि जो गटर गली संडास इसका काम, पानी इसका काम करता है. और इसके लिए घर घर तक पहुंचने का सभी कार्यकर्ता उम्मीदवार ये सभी प्रयास करेंगे. माहौल बहुत अच्छा है, अपन जीतने वाले हैं. लेकिन जीतने वाले इसके लिए आराम नहीं करने का, क्योंकि मैंने बोला वैसा 2 बातें हैं. एक तो अपने में कंपटीशन है, आपकी कंपटीशन 45 वार्ड से है कि 45 वार्ड ने तो मेरे को बोला है कि 20,000 से भी ज्यादा मतों से वो चुन के आने वाले हैं. तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप देख रहे हैं क्या वजह है कि भाजपा का ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से किसी से कोई टक्कर नहीं है. नहीं, भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाना चालू करूं तो कितने घंटे कम गिनेंगे. इतने काम ये पूरे प्रभाग में भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार के माध्यम से, मेरे माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी इस विभाग की पूर्व नगर सेविका दक्षा पटेल, इन सभी के माध्यम से हुए हैं. हर व्यक्ति तक हम हमेशा पहुंचने का प्रयास करते आए हैं. आप सभी रोड सीसी देख रहे हैं, सभी रोड के ऊपर अच्छी पद्धति से सोलर लाइट भी लगे हैं, हाईमास लाइट भी लगे हैं और प्रभाग के हर व्यक्ति तक हम पहुंचे हैं. तो मुझे लगता है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में, इस प्रकार की सामने वालों की अवस्था है. और 36 नंबर वार्ड ये सामने वाले उम्मीदवार के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है. मुझे पूरा विश्वास है 15,000 से भी ज्यादा मतों से 36 नंबर से कमल खिलेगा, ये मुझे विश्वास है. सवाल ये भी है कि महापौर कौन होगा, इस बात को लेकर भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं. कौन होगा जो महापौर, अगर भाजपा जीत के आती है तो महापौर कौन होगा? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मान्य किया कि महायुति का महापौर हो जाएगा. और महायुति का महापौर होगा वो हिंदू होगा और वो मराठी होगा, ये बात स्पष्ट और स्वच्छ है. शिवसेना का कहना है मराठी अस्मिता की बात है. इस बार जो बीएमसी चुनाव है, मराठी अस्मिता को देखकर लोग वोट करेंगे और उनकी जीत हो रही है. नहीं, ये कहना उभा ठाका होगा, शिवसेना का नहीं. शिवसेना तो महायुति में सम्मिलित है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की अवस्था गजनी जैसी है. जब चुनाव आता है तो उनके सामने और उसमें मराठी लिखा जाता है तो उनको मराठी मानुस याद आता है. लेकिन ये गजनी है. चुनाव होने के बाद इनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर और स्टैंडिंग कमेटी ध्यान में आती है. ये लोगों को अभी मालूम पड़ा है और इसके लिए लोग उनके बारे में इस चुनाव में गजनी बन गए, ये उनको 16 तारीख को ध्यान में आएगा. देखिए, जीत का तो विषय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी है, बट उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है. मेरे कामों को देख करके मुझे ये जो मौका दिया है, ये मौका देते वक्त मुझे हमारे नेता अतुल जी ने कहा है कि आपके काम करने के तरीके से पार्टी ने निर्णय किया है कि अब आपके ऊपर और ज़्यादा जवाबदारी देनी पड़ेगी समाज में काम करने के लिए. और वो जवाबदारी लेने के लिए मैं तैयार था और तब जाकर के मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये जवाबदारी दी है. आने वाले 5 साल मेरा प्रयत्न रहेगा कि 95% लोग ये सेटिस्फाइड रहे और 95% लोगों का मैं काम कर सकूं पूरी ताकत लगा के. जो 5% में जिनका पर्सनल कुछ इश्यू होता है, चाहे वो फैमिली इश्यू हो या सोसाइटी के इश्यू हो, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे मालूम है. इसीलिए मैं 95% कह रहा हूँ. बाकी बेसिक जो सिविक एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ, वो सिविक एम्यूनिटीज़ में पूरी दूंगा. इसका वादा मैं सभी 36 नंबर के मतदाताओं को करता हूं और आप सबसे विनती करता हूं 15 जनवरी को जब मतदान करने आप जाएंगे तो वार्ड क्रमांक 36 में मेरा नाम
सीरियल नंबर 5 पे रहेगा। एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा, कमल मेरा चिन्ह है। आप मेरा नाम और मेरा चिन्ह देख करके ही मतदान करिए, ऐसी आपसे विनंती है और आपका आशीर्वाद मुझे दिए, ये विनंती मैं आपसे करता हूँ। सरकार जी, आपके वार्ड में सीओडी की समस्या सबसे ज़्यादा है, उससे काफ़ी सोसाइटियाँ परेशान हैं। आने वाले दिनों में आप कैसे उसको सकते हैं? अब आप ये कैसे कह रहे हैं सोसाइटी वाले परेशान है, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, वो कोशिश उनकी फेल कर दी गई है हमारे द्वारा। हमने ये इशू सॉल्व कर दिया था। अतुल भातखलकर जी जो हमारे नेता है, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया और प्रश्न के जवाब में देवेंद्र जी ने हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में सीओडी अफेक्टेड बिल्डिंग्स को इंसेंटिव एफएसआई दे करके रीडेवलपमेंट करने का प्रावधान कर दिया गया है। आचार संहिता लागू होने के कारण उसका हम जीआर नहीं निकाल पाए। आने वाले 2 महीने में उसका जीआर निकाल करके सभी लोगों को सीओडी के इर्द गिर्द में परमिशन मिलेगी। इसके पीछे की छोटी सी एक आपको रूपरेखा बता देता हूँ कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि हम 2013 से सीओडी सफरर्स एसोसिएशन के नाम से, मैं स्वतः उस एसोसिएशन का एडवोकेट के नाते हम काम कर रहे हैं। हमने 2013 में डिफेंस मिनिस्टर की सभा पूरी एकदम भंग कर दी थी हंगामा करके। उसके बाद में 2014 में जब हमारी सरकार आई, हम कंटिन्यूस 1 साल मोदी जी के सरकार में अरुण जेटली जी पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके पीछे लगे और उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी के पीछे, और मनोहर पर्रिकर जी ने ये सॉल्व कर दिया था। 10 मीटर पे आकर के ये परमिशन हमको मिल रही थी। उद्धव ठाकरे जी की जब सरकार आई, धोखे की सरकार, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मिलिट्री वालों ने वापस इसके ऊपर हंगामा करना चालू किया और अधिकारियों को लिख करके लेटर देने लग गए कि आदर्श कैम्प के माध्यम से जो ऑफिसर लोगों पे कार्रवाई हुई थी, वैसी कार्रवाई आप पे भी होगी। इसके लिए बीएमसी के अधिकारी डर के ये परमिशंस रोक दिए। फिर एक जीआर निकालने की कोशिश हुई कि 2022 दिसंबर में के सीओडी रिस्ट्रिक्शंस वापस इम्पोज कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दोनों ने उसी समय पर पत्र लिख करके मोदी जी से विनंती करके वो जीआर को वापस रद्द कराया और जो परमिशंस कंटिन्यू हो रही थी वो दी जा रही है। फ्रेश प्रपोजल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो भी एक्सेप्ट होना चालू हो चुके हैं। ये जब अतुल जी ने प्रश्न उठाया था विधानसभा में, तब यहाँ के जो इच्छुक उम्मीदवार थे उन्होंने पूरी एक टोली बना ली थी। जैसे जब राजा ईमानदार होता है तो सारे चोर एक साथ हो जाते हैं, वैसे ये सब चोर एक साथ हो गए थे और ये चोरों ने एक सीओडी के नाम पे छलावा चालू किया था कि हम नोटा दबाएंगे, क्योंकि उनको मालूम था वैसे तो वो जीत सकते नहीं है, उनको वोट मिल नहीं सकता, तो उन्होंने नोटा का एक प्रयत्न किया। पर पिछले 2 मीटिंग में जब हमने उनको पेपर दिखाए भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वो भी स्वतः मेरे माध्यम से, रांची हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की बॉम्बे बेंच, नागपुर बेंच और सुप्रीम कोर्ट, ये सब जगह पे हमने सीओडी के रिस्ट्रिक्शन के विरोध में लड़ाई लड़ी है और हम जीत करके आए हैं। हमने बाकी सब जीआर रद्द कराया है, सिर्फ 2016 का जीआर है जिसमें 10 मीटर पे परमिशन मिल सकती है। अब ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। जब पब्लिक के सामने हमने इतने सारे पेपर रखे और इतने पेपर रखने के बाद पब्लिक हमारे साथ में आ गई। ये सीओडी सफरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य पाठक जी हमारे साथ में है। आप इनसे भी समझ सकते हैं कि सीओडी का इशू एक्चुअली कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ विपक्ष का एक मुद्दा था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, वो फेल हो चुका है। उनको उनके ऑफिस में बैठने के लिए अब कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे, साथ ही में उनकी जो ऑफिस वो बना रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए चालू रहेगी और फिर बंद हो जाएगी। 24 घंटा साथ में रहते, पब्लिक के काम के लिए उपस्थित रहते। इसके लिए पब्लिक हमको, जैसे अतुल जी ने अभी कहा, बहुत ही भारी मार्जिन से जिताएगी। अतुल जी ने 15,000 का प्रॉमिस किया है, तो 15,000 की मार्जिन से हम जीत के आने का पूरा प्रयत्न करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नाम और जोरदार ताकत से हम ऊंचा करने की कोशिश करेंगे।